हेलो एवरीवन, सबको नमस्कार। मैं आप सभी को आई कार्ड वेबिनार सीरीज की दूसरी वेबिनार में स्वागत करती हूँ। मेरा नाम इंदिरा है और मैं आई कार्ड टीम की सदस्य हूँ। इस वेबिनार में हम राजस्थान के संदर्भ में महामारी में जीवन और आजीविका के बारे में बात करेंगे। आई कार्ड यानी इंडिया कोविड असेसमेंट एंड रिस्पॉन्स डैशबोर्ड एक सार्वजनिक डैशबोर्ड है जहां भारत के राज्यों के विभिन्न इलाकों में उभरती हुई मानवीय परिस्थितियों के विषय में जानकारी उपलब्ध है। हमारा पर्टिकुलर फोकस महामारी और लॉकडाउन की वजह से जो जरूरतमंद समूह है उनके स्थिति में जो बदलाव आए हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस है। आई कार्ड अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में स्थित शोधकर्ताओं द्वारा संचालित एक स्वतंत्र प्रोजेक्ट है। आई कार्ड के इस वेबिनार में हम प्रवासी मजदूर, आजीविका और एंटाइटलमेंट्स से जुड़े स्थानिक और अनुदैर्घ्य बदलाव यानी स्पेशल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन के बारे में बात करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ आज 5 पैनलिस्ट जुड़े हैं, जिनमें से 3 ब्लॉक एक्सपर्ट्स हैं जो हमें अलग अलग ब्लॉक्स के जमीनी हकीकत की जानकारी दे रहे हैं, और 2 आई कार्ड टीम के सदस्य हैं जो राजस्थान के ब्लॉक एक्सपर्ट से 3 महीने से बात कर रहे हैं। हमारे साथ आज राजेंद्र शर्मा जी है जो आजीविका ब्यूरो से जुड़े हैं और माइग्रेशन के मुद्दों पे काम करते हैं। राजेंद्र जी हमें उदयपुर के सायरा ब्लॉक की जानकारी देते हैं। हमारे साथ हिम्मत श्रीमाली जी है जो पिछले कई वर्षों से सेवा मंदिर के साथ जुड़े हैं और आजीविका के मुद्दों पर काम करते हैं। हिम्मत जी हमें राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ ब्लॉक की जानकारी देते हैं। हमारे साथ लोकेश कुमार जी है जो हक दर्शक से जुड़े हैं और लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए काम करते हैं। लोकेश जी हमें अलवर जिले के ब्लॉक्स की जानकारी देते हैं। अंजलि अग्रवाल और शौर्य गुप्ता आई कार्ड टीम के सदस्य हैं। अंजलि उदयपुर में ई कनेक्ट में काम करते हैं और शौर्य विद्या भवन सोसाइटी उदयपुर में काम करते हैं। मैं सभी पैनलिस्ट्स को इस चर्चा में स्वागत करती हूँ। मैं सभी दर्शकों को भी स्वागत करना चाहती हूँ। डिस्कशन के अंत में एक क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा जिसमें आप हमारे पैनलिस्ट से सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना सवाल चैट के माध्यम से भी टाइप करके पूछ सकते हैं। इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं ब्रीफली आई कार्ड सर्वे के फाइंडिंग्स डिस्कस करूंगी। लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो ये जो चार्ट दिखा रहा है ये रिप्रेजेंटेशन है जुलाई महीने की जो डेटा है उसका। तो हमने राजस्थान में लगभग 30 ब्लॉक्स में डेटा कलेक्ट किया है और 6 डोमेन है हमारा, जो फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर है, हेल्थ है, फाइनेंसेस है, रिटर्न माइग्रेंट्स है जो प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं उनका स्थिति और फैसिलिटीज क्या है, फिर लाइवलीहुड है और फिर कम्युनिटी रिलेशंस है। तो हमने डेटा ये 6 डोमेन पे कलेक्ट किया है। तो जैसे देखा जाए मेवाड़ क्षेत्र और अजमेर ढूंढाड़ क्षेत्र में ज्यादा वेरिएशन नहीं है इस डोमेन में, पर आजीविका या रोजगार जो है वो सबसे कम स्कोर उसको सबसे कम स्कोर मिला है। तो स्कोरिंग हमारा कुछ इस तरीके से है। हमने सर्वे में एक रिलेटिव ऑप्शंस रखे थे, जैसे जो हाँ या सबसे ज्यादा है उसको हमने 3 कोड किया है, और जो मध्यम या कुछ हद तक का ऑप्शन था उसको हमने 2 कोड किया है, और जो सबसे कम या नो है उसको हमने 1 स्कोर किया है। तो इसका मतलब ये है कि 3 जिसका स्कोर है मतलब वो सबसे ज्यादा है, उसका एक्सेस हो या उसका स्कोर हो, और 1 जो है वो सबसे कम है। तो इस जुलाई की परिस्थिति से हमें ये पता चलता है कि लाइवलीहुड जो है वो मेन एक इश्यू है कंपेयर टू ऑल अदर डोमेन्स। अभी हम खाद्य सुरक्षा की विषय देखें, मुद्दा देखें, तो इसमें हमने
कुछ 8 इश्यूज के ऊपर डेटा कलेक्ट किया था, जो राशन दुकान खुलने की हो, एक्सेस टू राशन दुकान हो, और फिर रसोई ईंधन के बारे में हो, फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो जो एनजीओ या गवर्नमेंट की तरफ से हो, ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस थे हमारे। तो इनका अग्रीगेट जो स्कोर है वो एक्सेस टू फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर जो क्लस्टर लेवल पे एग्रीगेट किया है, जो लेफ्ट साइड चार्ट है। तो इसमें हमने मई जून जुलाई का डेटा रिप्रेजेंट किया है। अजमेर ढूंढाड़ में हमने जून से ही डेटा कलेक्ट करना शुरू किया, तो इसीलिए वो मई वाला डेटा नहीं है। हम ये देख सकते हैं कि फूड एंड वाटर में काफी हद तक मतलब सुधार हुई है, पर अजमेर ढूंढाड़ में जुलाई में थोड़ी गिरावट है। इसका मेन ड्राइवर्स ये हो सकता है कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन काफी हद तक कम हुई है। जैसे मई में और जून में रिलीफ वर्क, फूड पैकेट्स देने का, इसका ज्यादा कम हो रहा था, पर जुलाई में उसमें काफी हद तक गिरावट है। सिमिलरली मिड डे मील डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी कम हुआ है जुलाई में। अगर हम एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज देखा जाए तो थोड़ा मेवाड़ क्षेत्र में थोड़ा स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। इसमें कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हो, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, इनका फंक्शनिंग इंप्रूव हुआ है, एज वेल एज बेसिक मेडिकल नीड्स जो अनलॉकडाउन से थोड़ा खुला है, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स वगैरह, तो उससे थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। कोविड फैसिलिटीज में थोड़ी गिरावट हुई है। हम अगर कैश एंड क्रेडिट देखा जाए, इसमें हमने बेसिकली कैश बेनिफिट स्कीम्स जो गवर्नमेंट की अलग अलग योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच पाती है या नहीं ये देखा था, मतलब उनको वो सुविधा मिल रही कि नहीं, और लोग बैंक या कहीं और जाके हार्ड कैश जो है वो ले सकते हैं या नहीं वो देखा था। तो इनकी परफॉर्मेंस ज्यादा मई जून जुलाई में ऑलमोस्ट लाइक ज्यादा वेरिएशन नहीं दिख रहा है, एंड ऑल्सो अक्रॉस क्लस्टर्स। जो उधार लेने की बात है वो थोड़ा कम ही है। शायद वो उधार देने वाले की थोड़ी हेजिटेशन हो कि लोग वापस रिटर्न नहीं कर पाएंगे, या फिर लोग ही उधार कम ले रहे जनरली, तो उधार लेने का जो ट्रेंड है वो कम ही दिख रहा है। अगर हम प्रवासी मजदूर के बारे में देखें तो राजस्थान में लॉकडाउन के दौरान 13 लाख से भी अधिक प्रवासी वापस लौटे थे। तो उस हिसाब से देखा जाए अभी जुलाई में बहुत कम है स्कोर जो वापस लौटना चाहते हैं, तो इट्स समवेयर होवर्स अराउंड 1। और अगर हम रिटर्न माइग्रेंट्स की इनकम सोर्स की बात करें वो अभी भी कम ही है। ज्यादातर वो अपने खेत में या फिर नरेगा में ही काम कर रहे हैं और कोई इनकम सोर्स अभी नहीं है उनके पास। उनका खाद्य सुरक्षा के विषय में देखा जाए तो रिलेटिवली बेटर है, इनकम सोर्स मेन इशू है। और आजीविका में हमने मेन मुख्य रूप से इनकम लॉस देखा था, एंड अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स, जैसे स्किल्ड वर्कर्स हो या सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हो या नॉन एग्रीकल्चरल लेबरर्स हो, और छोटे किसान का भी इनकम का सोर्स, इनकम लॉस कितना है वो देखा था। तो इसमें 1 जो है ये स्कोर ये दिखा था कि इफ इट्स लेस देन 20% ऑफ इनकम लॉस तो वो 1 था। समवेयर बिटवीन 20 एंड 50% ऑफ इनकम लॉस वो हमने 2 पे रखा था, 2 लेवल पे। और 3 जो हाई इनकम लॉस है, अगर 50% से अधिक इनकम लॉस हुआ है तो उसको हमने 3 ग्रेडिंग किया है। तो जैसे देखा जाए हर टाइप ऑफ वर्कर्स में इनकम लॉस हाई ही है। जुलाई में थोड़ा स्किल्ड वर्कर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स का कम हुआ है, थोड़ा मार्केट खुलने से उनकी रोजगार थोड़ी इंप्रूव हुई है, बट मार्जिनल फार्मर्स का नुकसान अभी भी हाई है। जो लॉकडाउन में नुकसान हुई थी वो अभी तक उससे उभर नहीं पाए हैं, और जो कुछ जगह में जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स को मजदूरी मिल रही है वो अभी भी थोड़ा कम ही है। और नरेगा की बात करें, राजस्थान को दूसरे स्टेट्स से कंपेयर करें तो नरेगा का परफॉर्मेंस काफी हद तक बेटर है। नरेगा का वर्क डिमांड इंक्रीज हुआ है जुलाई में, पर हम अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क डेज देखा जाए तो थोड़ा घटा है वो। इसकी वजह मतलब बारिश की वजह से थोड़ी काम रुक गई है ऐसे बता रहे थे लोग, और मतलब और भी वजह हो सकते हैं जो हम इन डिटेल बात करेंगे ब्लॉक एक्सपर्ट से। तो अभी हम इस फाइंडिंग्स से आगे चलते हैं और हमारी डिस्कशन माइग्रेशन से शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल राजेंद्र जी से है। राजेंद्र जी, राजस्थान में प्रवासी मजदूरों की स्थिति कैसी रही है? जैसे अप्रैल से लेकर अब तक
अगर हम बात करें तो आप बदलते हुए एक चित्रण रखे तो अच्छा होगा, अप्रैल से अभी अगस्त तक। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी आप म्यूट पे हैं। हेलो। जी। हाँ जी। हाँ, तो धन्यवाद इंदिरा जी। आ, तो जैसे हम सब जानते ही हैं कि बड़ी संख्या में जो मजदूर, प्रवासी मजदूर थे, लॉकडाउन के बाद उनकी बड़ी संख्या में राजस्थान में वापसी हुई। और इसके साथ ही प्रवासियों की वापसी के साथ जो स्थानीय श्रमिक भी थे, उन सबके भी काम धंधे बंद हो गए हैं। तो एक तरह से सबके काम धंधे बंद हो गए और बड़ी संख्या में लौट करके लोग वापस आने शुरू हुए यहाँ पर। और जो लोग लौट रहे थे वो सब अपने खाली हाथ लोग लौटे बड़ी संख्या में यहाँ पे। और हम देख सकते हैं कि जो लोग लौटे उसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। मैं केवल एक सायरा ब्लॉक का आंकड़ा आपको रखूं या गोगुंदा पास वाले ब्लॉक का है, तो यहाँ की जो टोटल सायरा ब्लॉक की जो टोटल पॉपुलेशन है वो तकरीबन 1 लाख है और तकरीबन 30,000 लोग इस ब्लॉक से प्रवास करते हैं। तो ओवरऑल पॉपुलेशन का ही 30% जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेंट पॉपुलेशन है। तो वो पूरी पॉपुलेशन एक साथ लौट करके वापस आई। और एक अंदाजा ये भी है कि हम अगर देखते हैं तो ये जो पूरा ब्लॉक है, इस ब्लॉक में तकरीबन 18,000 लोग होम क्वारंटीन हुए, जिनको की सरकार ने क्वारंटीन किया था, जिनके घरों पे नोटिस चस्पा लगाए गए। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉकडाउन में कितने ये हाउस होल्ड नहीं है परसेंटेज, ये पॉपुलेशन है। तो 70% हाउस होल्ड के घरों पे कोई ना कोई कागज चस्पा था कि ये लोग क्वारंटीन हुए यहाँ पे। और ये सब लोग जो भी लौटे थे इस दौरान में, वो सब खाली हाथ आए थे। चूंकि ये जो प्रवास है यहाँ पे किसी तरह के मासिक भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग जब लौटते हैं तब अपना पैसा लेकर के वापस आते हैं। इनमें से भी 80% के आसपास लोग जो लौटे थे वो सब खाली हाथ वापस आए थे। और बाकी के लोगों के मजदूरी भुगतान सबके अटक गए। ऑन एन एवरेज है कि हर आदमी का जो 20 से 25,000 का मजदूरी भुगतान है, इनमें से उनका भुगतान अटका वहां पे। एक छोटा वर्ग था जिसने इंतजार किया खुलने का शुरू में, कि खुलेगा कुछ समय बाद हम लोग वापस यहाँ पे लौटेंगे। तो उन लोगों को, पहले आने वालों को भी एक समय के बाद में 3 हफ्ते के शुरुआती इंतजार के बाद जब स्थितियां और खुलना और सामने आना शुरू हुई, लॉकडाउन लगातार बढ़ने लगा, तो फिर जो कुछ लोग रुके थे जिनको थोड़ा अपने मालिकों का सपोर्ट था, उन्होंने भी अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए और वो लोग भी लौट के आने लगे वहां पर। और ये जो सब लोग लौटे वो कई कई गुना किराए के साथ लौटे। इसमें बहुत बड़ी मदद इनके मालिकों ने नहीं की, ठेकेदारों ने नहीं की। जिन्होंने छोटे स्तर पे मदद भी की, उन्होंने भी इनकी मजदूरी से वो जो किराए का पैसा है, मदद का पैसा है, वो काटने की बात की उन्होंने, कि ये हम उनका आपका उसमें से काट लेंगे। जब पूरे देश में लोग चलना शुरू हुए, आना शुरू हुए, तो लोगों के पक्ष में एक माहौल बना। स्थानीय स्तर पे भी शुरुआती दौर में जो प्रवासी आ रहे थे उनके साथ स्थानीय वर्ग की भी एक पूरी सहानुभूति थी और एक एक जिम्मेदारी और दबाव का माहौल सरकार के ऊपर बना। एक पूरा मीडिया ने पूरा मुद्दे को उठाया, मजदूरों के चलने को, और मजदूर इससे इसके ऊपर एक तरह से नैतिक और दबाव भी सरकार के ऊपर बनना आरंभ हुआ। लेकिन हम उसमें थोड़ा जब देखते हैं अपने क्षेत्र में, तो बहुत ही जल्दी कुछ ही दिनों के बाद जब वो चला सब कुछ, तो उसके बाद तेजी से जो लॉकडाउन का दूसरा दौर था, जब प्रवासी आने लगे और जब कुछ केसेज गांव में आना आरंभ हुए, जब कोविड के केसेज आना आरंभ हुए, तो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रवासियों को उनका जिम्मेदार ठहराना शुरू करना शुरू कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में भी हर जगह आने लगा, हम सरकारी आंकड़ों में भी आने लगे, तो उनको अलग से कोट किया गया कि आज इस ब्लॉक में या इस जिले में 30 कोरोना केस सामने आए, उनमें से 20 केस प्रवासियों के हैं। तो बहुत ही शार्प तरीके से जो अपनी जिम्मेदारियां थी और जो एक दबाव बन रहा था पूरा सरकार के ऊपर, नियोक्ताओं के ऊपर था, उसको बहुत ही सही तरीके, मतलब कह सकते हैं ना कि बहुत ही चालाक तरीके से शिफ्ट कर दिया गया उन्हीं के ऊपर, कि आप इन्हीं को विक्टिम, मतलब विक्टिम को ही अपराधी बना दीजिए, ये बहुत सही तरीका है निपटने का। तो उन्हीं को जो अपराधी बनाने की एक एक क्या कह सकते हैं उसको, कि एक सोची समझी जो तरीका अपनाया जा रहा था कि प्रवासियों की वजह से कोरोना हो रहा है, गांव में जो फैल रहा है, आगे जो जा रहा है,
उसमें फिर कहीं ये बातचीत नहीं हुई कि इतने समय इनको रोका गया। जो लोग बहुत शुरू में आराम से आ सकते थे, जो बिना किसी परेशानी के यहाँ पहुंच सकते थे, जिनके वेतन, वेजेज और पहुंचाने की जिम्मेदारियां वहां पे थी, उन सब विफलताओं को छुपाने का ये एक बहुत तरीका बना। और और इस तरीके ने बड़ा असर किया समुदाय के ऊपर कि जो मजदूरों के लिए तेजी से पूरा वर्ग सोच रहा था, उन्होंने उनसे फिर एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दूरी बनाना शुरू कर दिया। तो एक तो पूरा वर्ग वो था जिनका सीधा मजदूरों से सरोकार नहीं है, लेकिन एक सहानुभूति और एक संवेदनाएं मजदूरों के प्रति जुड़ी थी, वो उनसे धीरे धीरे दूर होते चले गए। स्थानीय स्तर पे भी जो शुरुआती दौर में मजदूरों का स्वागत हुआ, जो उनके साथ सहानुभूति हुई, सहानुभूति बनी थी, वो भी धीरे धीरे कम होती चली गई और मजदूर आकर के अपने घर में वो क्वारंटीन होना शुरू होते गए। और ये जो कोरोना कैरियर के रूप में मजदूरों को देखने से फिर समुदाय का नजरिया जो था वो प्रवासियों के प्रति एक तो बदला। दूसरा, वो सब जो खाली हाथ लौटे थे, तो उनके जो खर्चों की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। परिवार पहले से ही मुश्किल से कर पा रहा था, लॉकडाउन हो गया, परिवार में कई कई परिवारों में तो 3-3 4-4 प्रवासी लोग बाहर से वापस लौटे और वो सबके सब खाली हाथ लौटे। तो जो घर की जरूरी खर्चे थे और जरूरतें थी, उनको उन्होंने एक तरह से और बढ़ा दिया है यहाँ पर आकर के। तो जो परिवार की जरूरतें थी पूरी, वो इन परिवारों की जरूरतें तेजी से बढ़ना उसमें शुरू हो गई थी यहाँ पे। एक समय के बाद जब फिर प्रवासियों के लिए जो भी रिलीफ और सहायता की घोषणाएं हुई, ये किए जाने की जो बातें हुई, जब मई का अंत आते आते और जून के आरंभ में थी, तो उसको भी एक सिस्टम के तहत देने की बात हुई कि जिन प्रवासियों के जॉब कार्ड नहीं है उनके अब सब जॉब कार्ड बन जाएं, जिनके राशन कार्ड नहीं है उनके नाम राशन कार्ड में जुड़ जाएं, उनको खाद्य सुरक्षा से जोड़ लिया जाए, और वो उस पूरी व्यवस्था के तहत किए जाने की बात हुई। उसमें प्रवासियों को या जो छूटा हुआ वर्ग था उसको कहीं भी सीधे बेनिफिट देने की बात नहीं की गई। घोषणाएं जरूर हुई कि इनको किया जाएगा, लेकिन वो किया कैसे जाएगा? वो जो एग्जिस्ट सिस्टम है कि आपको जॉब कार्ड बनाना है तो आपको पंचायत में आवेदन करना पड़ेगा, उसमें आपका जॉब कार्ड जनरेट होगा और उसके बाद ही आप फिर नरेगा में काम का आवेदन कर पाएंगे। खाद्य सुरक्षा के लिए भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, वो सुविधा पंचायत में उपलब्ध हो गई कि आप देंगे, लेकिन वही उसके ऊपर चढ़ेगा उसके बाद मिलेगा। या उन प्रवासियों को टेम्परेरी रूप से जोड़ना है, उनको भी अपने आधार से लिंक करना पड़ेगा, आधार में ओटीपी आएगा तो ही आप लिंक हो सकते हैं। तो इन सब फायदों के लिए उस सिस्टम के मार्फत इनको लाने की कोशिश की गई, इसकी वजह से उनको वो सब फायदे भी नहीं मिल पाए। और ये सब इन फायदों से भी फिर जो मजदूर वर्ग था, पूरा प्रभावित मजदूर वर्ग था, वो धीरे धीरे कम जुड़ा, या कह सकते हैं हम इस रूप में कि ये जो व्यवस्था थी जो तत्काल सहायता या उसके रूप में की गई थी, वो बहुत ही कम प्रभावी या क्रियान्वित हो पाई, और आज भी उसमें वो संघर्ष लगातार उसमें जारी है वहां पे। एक निश्चित समय गुजर जाने के बाद में फिर बड़ी संख्या में जो लोगों ने अपने काम की तलाश आरंभ किया, सबसे पहले उन्होंने नरेगा का ही रुख किया। जो गांव में खुलना शुरू हुए थे, जो काम चलना शुरू हुए थे, उन्होंने तो नरेगा के कामों की तरफ उन्होंने रुख किया। लोकल जो कंस्ट्रक्शन के काम थे, जिनकी तरफ पहला रुख सबका होता है, वो पहले से ही ऑक्यूपाइड हो गए, सीमित संख्या में काम खुले, और जो पहले से लोकल लेबर लोग काम करते थे वो उन्होंने किया। तो प्रवासियों को बहुत स्पेस उसमें भी नहीं मिल पाया। कुछ प्रवासियों ने नरेगा में अपना काम करना शुरू किया, लेकिन नरेगा में भी जो वेजेस थे वो अपने आप में आज भी जो है वो मुद्दा बने हुए हैं। वो बहुत कम उनको वेजेस मिल रहे थे नरेगा के अंदर। और फिर ऐसे में बहुत ही कह सकते हैं ना कि इस समय का फायदा जो एम्प्लॉयर्स थे, उन्होंने जून में आते आते जून और जुलाई में आते आते उन्होंने इसका फायदा उठाना शुरू किया कि लोगों को जरूरतें थी, लोगों को आवश्यकताएं थी, मजदूरी उनकी अभी भी अटकी हुई थी जो नहीं मिल पा रही थी, उनको काम की लोगों को जरूरत तलाश थी। तो इसी का फायदा उठा करके जो मालिक या ठेकेदार थे वो इनको अपने साथ कुछ लोगों को ले जाना उन्होंने शुरू किया। और वो शुरुआत उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि लोग काम खुलना शुरू हुए हैं, आप हमारे साथ चलिए, वहां जाइए। वहां जाने के बाद फिर पता चला कि एक तो कम संख्या में लोगों को लेके गए, लोगों से कई गुना काम वहां पे करवाया गया, कुछ जगह वेजेस भी कम किए गए पहले की अपेक्षा, लॉकडाउन का हवाला देते हुए। और जो
बाद में ये बात समझ में आई जब बड़ी संख्या में मजदूर, गए हुए मजदूर वापस लौट के आने लगे कि जिनके अधूरे काम थे, बाकी के काम थे, कुछ समय के काम थे, उनको उनसे पूरा करवाया गया, और वो काम जैसे ही पूरे हुए उनको हवाला दिया गया कि अब आगे काम नहीं मिल रहे हैं, आप वापस लौट जाइए लोग। और लोग फिर से दोबारा से कि इसका भुगतान जब आएगा जब करेंगे, तो वापस से फिर खाली हाथ लोग केवल अपना किराया लेकर के वापस से लौट करके आना शुरू हुए। दूसरा ये था कि इस वक्त में फिर जो डेस्टिनेशन पे भी देखा गया वहां पर कि जो इस एरिया में ले जाने वाले लोग हैं, जो मिडिल मैन लोग हैं, या कह सकते हैं एक तरह से कि जो ठेकेदार या एजेंट टाइप के लोग हैं, उन्होंने भी ये देखा कि गुजरात में भी इंडस्ट्री ने भी उनको अप्रोच करना शुरू किया इस तरह से कि जो लगा हुआ स्टेट है राजस्थान से, जैसे गुजरात बहुत लगा हुआ स्टेट है, लंबी दूरी के प्रवासी अभी वहां की इंडस्ट्री में वापस नहीं आ पा रहे हैं, एमपी, यूपी, बिहार से नहीं आ पा रहे हैं। तो लंबी दूरी के प्रवासियों के नहीं आने के कारण फिर जो ये मिडिलमैन और एजेंट हैं, उन्होंने जो लोकल माइग्रेंट लेबर थे उनको मैनिपुलेट करना शुरू किया। उनसे उन्होंने कांटेक्ट करना शुरू किया कि वहां पे काम खुल रहे हैं, वहां पे काम आ रहे हैं, और जबकि वो काम इनके काम करने की प्रवृत्ति से बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल विपरीत थे। जिन परिस्थितियों में इन्होंने कभी काम नहीं किया वो उस तरह की परिस्थितियां थे। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं वहां पर कि लोहे के सरिये बनाने वाली फैक्ट्रियों में काम खुला, नट बोल्ट बनाने वाली फैक्ट्रियों में काम खुला, जिनमें काम की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग है। जैसे इस एरिया से जाने वाले लोग जिस तरह के कामों में जाते हैं, कुकिंग के काम में, साड़ी कटिंग के काम में, तो वो प्रवृत्ति काम की बिल्कुल अलग थी। बड़े बड़े ग्रुप्स यहाँ से गए जिनको कि कुछ और बता के ले जाया गया, उनको उसी तरह के सिमिलियर काम बता करके ले जाया गया और उनको किसी और काम में फिर वहां करवाया गया, जिस वजह से भी वो फिर वहां पर फंसे या मजबूरन वो लौट करके वहां से भाग करके लौट करके आए। कई केसेस में तो उनके अगेंस्ट एम्प्लॉयर ने केसेस तक फाइल करवाए यहाँ पे कि ये लोगों के ऊपर हमने ले जाने में 70,000 रुपए का खर्चा किया था और ये लोग वापस चले आए पूरी तरह से। तो वो था। और ऐसी ही स्थितियां अगर अभी हम देखते हैं वर्तमान में लोकल लेवल पे भी, स्थानीय स्तर पे भी, कि बाहरी लोगों के नहीं होने के कारण यहाँ पे कुछ काम के विकल्प खुले हैं, लेकिन वो काम भी बहुत अलग तरह के हैं कि जिनको स्थानीय लेबर करने की आदि नहीं है, वो उनके अनुकूल नहीं है। उस तरह के काम के विकल्प खुले हैं जिनमें भी वो फिर काम की तलाश में जाते हैं, लेकिन वो कहीं टिक नहीं पाते हैं क्योंकि उन कामों की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग है। हम कंस्ट्रक्शन में भी देखते हैं तो जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के अलावा का जो आजकल कंस्ट्रक्शन है, जिस तरह से कुछ ग्रुप्स को हमने प्लेस करके भी अनुभव लिए थे वहां पे कि खाद की फैक्ट्री में अपॉर्चुनिटी आई, हमने एक बड़े ग्रुप को वहां प्लेस करने का प्रयास किया और फिर जब देखा उसमें कि वो नहीं टिक पाए, जब हमने समझा तो काम की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग थी। कुछ कंस्ट्रक्शन साइट्स भी इसी तरह की थी जिनमें वो काम की प्रवृत्ति उनकी नॉर्मल काम की प्रवृत्ति से अलग है, तो प्रवासी लोग वहां पे नहीं उनमें टिक पाए वहां पे। हाल ही में भी हम लोग देखते हैं तो बड़ी संख्या में प्रवासी अभी भी गांव में मौजूद हैं यहाँ पर, और अभी जो है उनका पुरानी मजदूरी का भुगतान, जो लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारा पैसा आ जाएगा, हमारा पैसा हमको मिल जाएगा, क्योंकि इस एरिया से जाने वाले जो भी प्रवासी हैं वो अपनी एक सामाजिक व्यवस्था के तहत यहाँ से प्रवास करते हैं। खासकर दक्षिण राजस्थान से हम लोग देखते हैं वो यहाँ से जाकर के फिर काम की वहां तलाश करेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो यहाँ से अपना काम का एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्टर होगा, तो चूंकि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इसी एरिया के हैं, मिडिल मैन इसी एरिया के, लेबर इसी एरिया के हैं, तो वो एक अपनी व्यवस्था के तहत जाते हैं। और जो सामाजिक व्यवस्था इस एंड पे काम करती है वही सामाजिक व्यवस्था की एक वर्ग विशेष के लोग ठेकेदार और एम्प्लॉयर होंगे, एक वर्ग विशेष के लोग जो होंगे वो लेबर के रूप में काम करेंगे, तो उसी व्यवस्था के तहत वहां जाकर के वो लोग काम करते हैं। तो वो जो सामाजिक व्यवस्था एक दूसरे के साथ इतनी घुली मुली घुल मिल गई है यहाँ पे कि उसमें वो बहुत बार्गेनिंग नहीं कर पा रहे। तो जो मजदूरी अटकी हुई थी तो अभी भी लोग, उनका अपना एक सामाजिक व्यवस्था है, उसके तहत लोग अभी भी वो बातचीत करते हैं और हमेशा वो कोविड का हवाला देते हुए सहानुभूति पूर्वक आसानी से मना करते हैं। तो बड़ी संख्या में मजदूरी का भुगतान तो बाकी है जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनका। दूसरा है कि आज की तारीख में अगर हम लोग देखते हैं तो उनके हाथ में बहुत पैसा भी नहीं है कि जिससे वो अपने जरूरी खर्चों को कर पाए। तो इन दोनों के कारण एक उनका अपना जो पोषण है उसमें वो कटौती का क्रम तो अभी भी लगातार जारी है। भरपेट खाना वो जरूर खा रहे हैं, पीडीएस की वजह से उनकी वो पूर्ति है कि भूखा उनको शायद नहीं सोना पड़ता है, लेकिन जो
जरूरी पोषण है उनके और उनके परिवार के लिए, उसमें उनको कटौती अभी भी बड़ी संख्या में लोगों को, बड़ी संख्या में परिवारों को करनी पड़ रही है। इसके साथ ही जो है कि लोगों के जो जरूरी खर्चे हैं और भी, उनमें भी उनको बहुत अपनी जरूरी खर्चों में कटौतियां अभी भी करनी पड़ रही हैं इन वजह से। और जो काम की तलाश और संघर्ष है वो अभी भी लोगों का जारी है, और लोग इसी इंतजार में हैं कि काम मिले तो हम लोग वापस काम पर जाएं। क्योंकि बड़ी संख्या में जो दिक्कत आ रही है कि लोगों को काम चाहिए, चाहे वो नरेगा में मिलो, चाहे वो गरीब कल्याण योजना के तहत 125 दिन प्रत्येक परिवार को काम, प्रत्येक मजदूर को काम मिलने की बात हुई थी, उसके तहत मिलो। लोग अभी काम की तलाश में है, लेकिन कैश नहीं होने से बड़ा संकट अभी भी घरों में बना हुआ है। बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, आपने बहुत अच्छे से समराइज किया जो अप्रैल से लेकर अभी का एक लॉन्गिट्यूडनल चित्रण है, तो उसको बहुत अच्छे से समराइज किया। मैं अपना अगला सवाल हिम्मत जी से पूछना चाहती हूँ। हिम्मत जी, कुंभलगढ़ क्षेत्र में, कुंभलगढ़ राजसमंद क्षेत्र में अभी प्रवासी मजदूरों का क्या स्थिति है? मतलब वो वापस शहर लौट रहे हैं या वही लोकल लाइवलीहुड के अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं? तो अभी क्या स्थिति है प्रवासी मजदूरों का? हेलो, आवाज आ रही? जी जी, आ रही है। तो सबको नमस्ते। राजेंद्र जी ने बहुत सारे मुद्दे अच्छे से कवर किए हैं। उसी में दो तीन चीज में कुंभलगढ़ के परिप्रेक्ष्य में और जोड़ना चाहूँगा कि अभी जो प्रवासी मजदूरों की बात करें तो कुछ लोग जो बम्बई, सूरत, बेंगलोर और यहाँ के लगभग 30% से ऊपर के लोग जो खुद का व्यवसाय माने या अच्छी तरीके के व्यवसाय है, उनके हाथ के व्यवसाय हैं, तो जैसे ही लॉकडाउन खुलने के बाद कुछ प्रवासी तो ऐसे थे जो खुद के व्यवसाय वाले थे, वो तो एक बार निकले थे क्योंकि उनको संभालना था। जिस परिस्थितियों में वो निकल के आए थे कि भाई खुद का धंधा एकदम से बंद कर दिया, वहाँ कोई उनकी सिक्योरिटी नहीं है, किसी को संभाल के नहीं आए हैं, तो ज्वेलर्स की है या अपने हार्डवेयर वाले हैं, कपड़े की शॉप वाले हैं, ऐसे व्यवसाय वाले कुछ लोग थे जो फैमिली सहित आ गए थे। लेकिन फैमिली को यहाँ छोड़ के जैसे लॉकडाउन खुला, ट्रैवल की कन्वीनियंस बढ़ी और वो निकलना शुरू हुए थे। लेकिन जब अपन जून लास्ट वीक या फिर जुलाई की बात करें, उसमें से रिटर्न कुछ लोग वापस आ गए थे। जब उन जाके संभाला, देखा और वो परिस्थितियां उनको नहीं मिली कि वो व्यवसाय कर सके या उनका जिस तरह से पहले के जैसा चल सके, तो कभी लॉकडाउन लग रहा है किसी एरिया में, कहीं बंद हो रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, उनकी खुद की सिक्योरिटी नहीं है, उस परिस्थितियों में वो लोग वापस आना शुरू हो गए। तो कुछ लोग उसमें से वापस पलायन कर गए हैं या स्थानीय लोग, और जो लोग जो मजदूरी कर रहे थे या अलग अलग फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, लोकल किसी दुकान पे, शॉप्स पे या छोटे मोटे खुद के धंधे थे, वो लोग अभी भी टिके हुए हैं। और कुछ तो उन्होंने खुद का यहाँ शुरू कर दिया। जैसे हमारे यहाँ स्थानीय बात करें कुंभलगढ़ परिप्रेक्ष्य की, तो जिन क्षेत्र की बात करें तो जिनके पास पानी की उपलब्धता थी या घर पे कुछ काम का था, पशुपालन से जुड़े हुए थे, कुछ लोगों ने अपना खुद का डेयरी, अगर बम्बई में डेयरी था तो वो वहाँ अभी उनको पता ही नहीं चल पाएगा, तो या जैसे दूध का व्यवसाय शुरू कर दिया, या ऐसे लोग थे जिनकी खेती है और कुछ पानी था, तो लॉकडाउन में यही रहे तो उन्होंने लोकली सब्जियां तैयार कर दी और अच्छे से वो सब्जियों पे उनका एक लगाव बन गया खेती के प्रति, और वो सब्जियों उगाना शुरू किया। तो वो ट्रेडिशनली जो अपन के ऑर्गेनिक सब्जी के नाम से वो, या लोकल मार्केट में जब पहले यहाँ के स्थानीय 10 व्यापारी थे तो आज मार्केट में 50 हो गए सब्जी वाले। लेकिन दिक्कत वही है कि उनको वो मार्केट नहीं मिल रहा है, वो भाव से नहीं मिल रहा है। जो स्थानीय सब्जियां हमारे यहाँ केलवाड़ा, चारभुजा, राजसमंद, आमेर, ये पूरे एरिया की बात करें तो पीक मई जून में यह सब्जियां 80-90 रुपए किलो, 100 रुपए किलो बिकती है। वो इस मई जून जुलाई तक भी आज भी सब्जियां आपकी 20-30 रुपए किलो मिल रही है। तो निश्चित उन लोगों ने आके यहाँ मजदूरी करी, वो सब्जियां उगाई, वो दूध का व्यवसाय किया, लेकिन आज उनको मार्केट नहीं मिल रहा है। मार्केट नहीं मिलने से स्थिति वही है कि वो जो पैसा लगाया है सब्जियों में, अपनी मेहनत की है, लेकिन वो आगे कर नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात उसी के साथ जोड़े महिलाओं की,
कि महिलाओं को इस संदर्भ में ज्यादा दिक्कतें आई हैं, क्योंकि एक तो महिलाओं के पूर्व के खर्चे जो यहाँ थे, तभी एक महिलाओं के पास में अगर किसी में पूरा परिवार पलायन कर गया, और कुछ परिवार ऐसे हैं जो सिर्फ व्यक्ति जाता है, महिलाएं बच्चे यही रहते हैं जो यही लोकल स्कूलों में पढ़ते हैं, या महिलाएं खेती का काम करती है, पशुपालन का काम करती है, तो ऐसे परिवार ज्यादा है। धंधे वाले पूरे परिवार जाने वाले कम है, और वो सीजनली माइग्रेट होते हैं कि भाई सीजन में वापस यहाँ आ गए, कुछ समय के लिए चले गए। लेकिन जब से वो लॉकडाउन लगा तब से आए तो वो परिवार यही है। तो महिलाओं की स्थिति ये बनी कि महिलाओं के बच्चे भी थे, उनके बुजुर्ग सास ससुर भी थे, और परिवार भी था, और जो बाहर माइग्रेट से आए वो लोग भी थे, तो उनका खर्चा बढ़ा। दूसरा ट्रेडिशनली ये है कि भाई जब यहाँ लोग रहे तो वो खर्चे तो कम नहीं हुए उनके, चाहे परिवार का खर्चा कहें या बच्चों का कहें, स्कूल के खर्चे नहीं हुए, लेकिन परिवार को बच्चे जो परिवार से जैसे केस आए हैं तो उनका दूसरे लोकली आना जाना हुआ, तो लोकली लोग उनसे मिलने आना, तो वो खर्चे बढ़े हैं। बच्चों को जो न्यूट्रिएंट्स की अपन बात करते हैं, जैसे जो बच्चे आंगनवाड़ी से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे एनजीओ की संस्थाओं की जो बालवाड़ी से बच्चे जुड़े हुए थे, या जो बच्चे बाहर से आए जो बम्बई से, उनको जिस तरह से न्यूट्रिशन यहाँ मिलना चाहिए तो वो शायद वो उनको पूरा प्रोवाइड नहीं हो पाया, जिससे उनमें हमने कुछ सर्वे हमारे लोकल स्तर पे हमने करवाया, जैसे हमारे बालवाड़ी के बच्चे हैं, आंगनवाड़ी के बच्चे हैं, तो जो बच्चे हमारे ग्रीन में थे या येलो में थे, वो बच्चे वापस से अभी हमने करवाया सर्वे, तो वो लाल में आ गए हैं। डिलीवरी को लेके महिलाओं को दिक्कत हुई थी उस समय लॉकडाउन में, उनको स्थानीय लेवल पे कम सुविधाएं मिली, या आप अपन 1098 की बात करें या एम्बुलेंस की बात करें, या गांव में भी गाड़ियां थी, लेकिन वो साधन ले जाने की परमिशन की बात हो, चाहे पेट्रोल डीजल को लेके जो दिक्कतें हुई हो, तो वो दिक्कतें भी ज्यादा हुई। कुछ जो हमने ट्रेडिशनली यहाँ जो महिलाएं तैयार करी वो उन्होंने डिलीवरी करवाई, या एक दो केसेस ऐसे जो इमरजेंसी वाले आए जिनको हमने यहाँ से परमिशन से हॉस्पिटल भेज दिए, लोकली गवर्नमेंट की मदद से, हमारी मदद से, लेकिन जैसे ही उनको वहाँ ट्रीटमेंट के बाद में वापस घर आना था, उस समय उनको साधन नहीं मिला, ज्यादा पैसे लगे, दिक्कतें हुई। तो इस तरह की महिलाएं बच्चे ज्यादा प्रभावित हुए थे, और अलग अलग तरीकों में हुए। जैसे राजेंद्र जी ने मुद्दा रखा, उसमें निश्चित महिलाओं का भी प्रभावित हुई नरेगा को लेके, कि भाई आज अधिकतर महिलाएं नरेगा में ज्यादा जा रही है। शायद पुरुष लॉकडाउन में यहाँ है लेकिन वो नरेगा से नहीं जुड़ रहे हैं। अभी हम हमारे एरिया की बात करें तो हिम्मत जी, हम अगले राउंड में नरेगा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं वापस उसमें आ जाता हूँ। तो ये सामाजिक व्यवस्थाएं जो बदली है, कि जो लॉकडाउन में कुछ लोग बाहर से आए हैं, उनको उस तरह का धंधा नहीं मिला है। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने एरिया में, अब पता नहीं, लेकिन चोरियों की वारदात बढ़ गई थी। इलेक्ट्रिशियन जैसे डीपी की मोटरें, ट्रांसफर्शन चोरी करना, कुओं की मोटरें चोरी होना, क्योंकि उनके खर्चे बड़े हैं, मोबाइल के खर्चे वही है, बाइक के खर्चे वही है, और उस तरह का उनको काम नहीं मिला है। तो कुछ लोग उस गलत प्रवृत्ति में चले गए थे कि भाई मोटरें चोरी करना या दूसरे काम करना अनलीगल, या फिर कुछ लोग ऐसे जो शराब पीना, महिलाओं के साथ में मारपीट करना, घर में झगड़े बढ़ना, क्योंकि खर्चे का जब पैसा नहीं होता तो उतना बढ़ता है, महिलाओं में हो चाहे बच्चे हो चाहे बाहर के लोग आए हैं। और बाहर के प्रवासी लोगों की जैसे गुटखे की आदत है, गुटखा नहीं मिला, बीड़ी शराब नहीं मिली, वो गुस्सा शायद महिलाओं पे निकला। तो महिलाओं को लेके पहले तो दिक्कत पैसों को लेके तंगी थी, मैली हालत खराब थी, फिर जो बाहर से लोग आए तो उनके खर्चे अलग थे, वो मिट आउट घर से नहीं हो पा रहे थे, तो वो गुस्सा शायद उन महिलाओं पे निकला, बच्चों पे निकला, आपसी झगड़े बढ़े, महिलाएं पैसों का अरेंजमेंट मुद्दे पे आएंगे। अभी हम थोड़ा अलवर क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों का क्या स्थिति है उसके बारे में लोकेश जी से पूछेंगे। जी जी जी, लोकेश जी, थैंक यू। लोकेश, अभी अलवर क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों का क्या हालात है? मतलब अभी लोग, जैसे अभी हिम्मत जी बता रहे थे, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग वहीं रुक के अलग अलग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे लाइवलीहुड के, तो अलवर में क्या स्थिति है लोकेश जी? मैं बताना चाहूँगा, पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अभी हक दर्शक कंपनी को, क्योंकि मैं दूसरे फील्ड से था, और मैं जब हक दर्शक एनजीओ का जब ई मित्रा प्रोजेक्ट में देख रहा हूँ, और इसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका रही, हमारे हनुमान सर हैं जो लाइन मैनेजर हैं राजस्थान में, तो उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने ही, उनके मार्गदर्शन में ही हमने
मैंने फील्ड का काम देखा, हमारी और टीम ने भी पूरा काम देखा, और जो लोगों को जो मदद दिलवाई उसमें भी हमारी कंपनी का, हमारे एनजीओ का और हमारे नुमाइंदे का बहुत बहुत मतलब सहयोग रहा उसमें। और जब लॉकडाउन 22 मार्च के बाद जब स्टार्ट हुआ था, तो उससे स्टार्टिंग में तो ये था कि भाई चलो 2 दिन 4 दिन या एक हफ्ते का रहेगा। जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया वैसे वैसे लोगों की समस्याएं और बढ़ती गई, और समस्याएं जब बढ़ती गई तो खर्चे तो चलते रहते हैं, पर इनकम का सोर्स खत्म हो गया था। और ऐसे हालात हो गए थे, लोग घरों में, जैसे सर ने बताया था अभी, परिवारों में बहुत ज्यादा झगड़े होने स्टार्ट हो गए थे, और लोग गलत प्रवृत्ति में पड़ रहे थे, चोरी वगैरह का होता था, और लोग अपनी काम की तलाश में रहते थे। और लोग जो बाहर दूसरी जगहों से जैसे आते थे, तो उनको मतलब मेन रोड से नहीं आने दिया जाता था, कि उनको रोक दिया जाता कि कहीं ऐसा हो सकता है कि इनमें कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ, तो लोग उनमें मतलब एक मनसा हो जाती थी, कहीं ऐसा तो नहीं है जो लोग बाहर से आ रहे हैं, उनको कोरोना पॉजिटिव रहा तो कहीं हमको ना हो जाए या किसी को ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने मतलब जो मेन रोड होता था, जिससे साधन तो मिलते नहीं थे, साधन तो सारे स्ट्रिक्टली रोक लगा दिए गए थे, पर वहां से जो लोगों ने खेतों में ठेके निकलना या रेल पटरी होती थी, रेल की पटरियों को होकर के गुजरना, तो लोगों ने थे, उन्होंने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में, कि मैं तो ऐसा मानता हूँ शायद पहले कभी नहीं किया होगा जैसा जो लोगों ने अब किया था। खुद मैंने अपनी आंखों से देखा, लोग भूखे प्यासे, इनके पास मतलब व्हीकल्स के लिए भी कोई किराया नहीं था, पैसे नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में लोगों ने मतलब एक दूसरे से सपोर्ट भी नहीं थी उस समय। तो जो एनजीओ के थ्रू थे, कुछ भामाशाह लोग थे, और कुछ सरकार के भी द्वारा भी कुछ योजनाएं चलाई गई थी, जैसे अन्नकूट के थ्रू जो लोगों को आता है तो भाई फ्री में खाना बांटना है, और एनजीओ के थ्रू भी थे काफी लोगों जो लोगों को रास्ते में मिलते थे, भाई खाना खा लो, खाने के लिए पैकेट देते थे लोग। और बहुत एक माने तो एक लेंथ में कम 100-150 लोगों की स्ट्रेंथ होती थी, और उस समय लोग जहाँ काम करते थे वहां से आकर के अपने गांव या अपने शहर में जाना ज्यादा पसंद कर रहे थे, क्योंकि उनको यही था कि भाई अब यहाँ पर हम रहेंगे तो हमारे खर्चा भी बढ़ेंगे, और खर्चे के साथ साथ में भी हमारा कोई आगे का कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा कि हमें आगे काम मिले या ना मिले। तो काफी लोगों से जैसे वार्तालाप होती थी, भाई आपने व्यवस्था कैसी रही, आपको काम कैसे रहा, तो ये सुनने को मिलता कि भाई साहब हमें ना तो हमारा ठेकेदार सपोर्ट कर रहा है, ना कंपनी में काम मिल रहा है, और ना ही ठेकेदार बोल देता है सर पैसा आएगा तो हम आपको देंगे, अभी नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे करके तो मैंने कहा सर फिर आप, काफी लोगों से जैसे बात होती थी कि भाई अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, या आप आगे कैसे जाएंगे, तो बोलते कि साहब हमने 100 किलोमीटर तो तय कर लिया है, अभी 50 किलोमीटर बाकी है या 150 किलोमीटर बाकी है, हमें पैदल ही जाना है। तो पुलिस की भी बहुत ज्यादा सख्ती थी उस समय, कि लोग क्या कि मेन रोड से जाते थे तो लोग उनको पकड़ लेते थे, या पुलिस वालों को बता देते कि साहब देखो इतने लोग जा रहे हैं, तो उनको पकड़ करके उस हिसाब से रोक दिया जाए। पूछना चाहती हूँ कि अभी लोग वापस जा रहे हैं या गांव में ही अलग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, अभी क्या स्थिति है? अभी जो लोग जा चुके हैं गांव में, वो एक्चुअली है कि जो मनरेगा के अकॉर्डिंग जो कुछ लोगों को काम मिल रहा है, जी। एक तो उसमें काम कर रहे हैं, और दूसरा जो अपने जो किसान लोग हैं जिनका चरी है, बाजरा है, तो प्याज की भी मतलब पौध लग रही हैं, तो उसमें भी लोगों को काम मिल रहा है। ओके ओके, जी जी। पर समस्या है सभी के सामने अभी आज की डेट में, कि समस्या भी समाधान नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल जी। थैंक यू लोकेश जी। मैं अंजलि से ये पूछना चाहती हूँ, अंजलि जब आप राजस्थान के ब्लॉक एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, तो प्रवासी मजदूरों की स्थिति के बारे में मतलब क्या स्पेशल और लॉन्गिट्यूडल वेरिएशंस निकली, इसके बारे में थोड़ा बता पाएंगे? मैंने जितने भी सर्वे किए और इंटरव्यू किए, तो मैंने मोस्टली ये देखा कि अराउंड 60% जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, या तो वो मनरेगा में काम कर रहे हैं या अपने ही घर के खेत में खेती कर रहे हैं। रही बात दिक्कतों की, तो जो एक दिक्कत मैंने उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में 2-3 ब्लॉक से सुनी थी कि आने जाने का मतलब गांव से शहर के आने जाने का भाड़ा पहले से बढ़ चुका है बस का। तो इस वजह से ज्यादातर ये दिक्कत होती है लोगों को कि जितने पैसे उन्हें गांव से शहर जाने में लग रहे हैं, और जितना पैसा उन्हें मजदूरी में शहर में मिलता है, वो उनके ट्रैवल कॉस्ट से कम होता है। तो इसलिए वो थोड़े डिसवेड हो चुके हैं शहर में काम ढूंढने के लिए, और इस वजह से मेरे ख्याल से रूरल एम्प्लॉयमेंट पे और मनरेगा पे भी प्रेशर पड़ा है, क्योंकि डेली माइग्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं इस वजह से रुक चुका है, क्योंकि ट्रैवल कॉस्ट लोगों के लिए ऑटो का हो या बस का हो, काफी भाड़ा बढ़ चुका है।
रही बात लॉन्गिट्यूडनली की, तो मई में जैसा मैंने डेटा में भी देखा और अपने सर्वे में देखा कि मई में थोड़ा काम लोगों को फिर भी कम मिल रहा था। मेरे नजर से तो सरकार तब फिगर आउट कर रही थी कि कैसे काम दिया जा सकता है मनरेगा में और कैसे नए कॉन्ट्रैक्ट्स लिए जा सकते हैं। पर जून में ये बात जरूर कहने की है कि दूसरे स्टेट्स के मुकाबले, क्योंकि हमने एज अ आई कार्ड मेंबर दूसरे स्टेट्स में भी सर्वे किया है, तो जून और जुलाई में कंसिस्टेंटली मनरेगा में काम फिर भी लोगों को मिला है, चाहे वो 5 दिन का हो, 6 दिन का हो। बारिश या किसी की वजह से काम इतना नहीं रुका है जितना दूसरे स्टेट्स में सुनने को मिला है। तो इस वजह से थोड़ा काम अगर मिला है तो कंसिस्टेंट जरूर रहा है राजस्थान में, मैं ये जरूर कहूंगी। उदयपुर में ये जरूर है कि थोड़ा फैक्ट्रीज में भी काम मिल पा रहा है, चाहे वो मार्बल फैक्ट्रीज हो या दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हो, वहां पे भी काम मिलने का सुना है। अजमेर डिस्ट्रिक्ट में भी हमने ज्यादातर यही सुना है कि जितने भी लोग आ रहे हैं, अगर उन्हें मनरेगा में काम नहीं मिल पा रहा है तो वो वापस जाने शुरू हो चुके हैं, चाहे वो पंजाब हो या थोड़ा नॉर्थ वेस्ट साइड हो, जिसमें एग्रीकल्चर के लिए वो लोग अपना धान के काम के लिए वापस जाना शुरू हो चुके हैं। तो ज्यादातर ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला है, जैसा राजेंद्र जी और हिम्मत जी ने भी बताई है। ओके, थैंक यू अंजलि। अभी मैं शौर्य से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि प्रवासी मजदूरों में भी अलग अलग टाइप्स के प्रवासी मजदूर है, जैसे जो दूसरे राज्य में जाके वही बस के काम करते हैं और कभी कभी वापस घर लौटते हैं, और दूसरे टाइप के हैं जो सुबह जाके शाम को वापस घर लौटते हैं, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स या नियर बाय टाउन में जाके काम करते हैं। तो और ज्यादातर वो दिहाड़ी मजदूर होते हैं या स्किल्ड वर्कर्स भी हो सकते हैं, जैसे प्लम्बर हो, कारपेंटर हो, टेलर्स हो। तो ऐसे इनफॉर्मल वर्कर्स के आजीविका का अभी क्या स्थिति है? अभी अनलॉकडाउन प्रक्रिया शुरू हुआ है, तो अभी कुछ सुधार है या अभी भी उनका रोजगार कम ही है, उनका आय कम ही है? तो अगर इसमें हम देखें तो हमें इसको 2 कैटेगरीज में बांट के देखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जिनको हम कुशल कारीगर बोलते हैं, और हमने देखा है कि ज्यादातर लोग जो इस बेल्ट में हैं, इधर सदर्न राजस्थान की अगर हम बात करें तो ये आसपास के कस्बों में, आसपास के छोटे शहरों में या बड़े शहरों में जाकर के अपनी आजीविका चलाते हैं, क्योंकि इनको यहाँ पे जो है थोड़ा पेमेंट पैसा ज्यादा मिलता है वनस्पत अगर वो अपने गांव या अपने क्षेत्र में काम करते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन ट्रेंड था। बट अभी जैसा कि अंजलि भी बता रहे थे कि किराया भाड़ा बढ़ा है, एक वो भी इशू हुआ है, और एक और है कि ट्रांसपोर्टेशन भी कम हुआ है। तो जैसे हम देखते थे पहले, अगर मान लीजिए दिन में 5-7 बसें आती हैं, राउंड लगाती हैं, तो अभी वो भी कम हुआ है, क्योंकि सरकार ने भी थोड़ा बोला है कि आप एक लिमिट से ज्यादा सवारी नहीं लेके जा सकते। तो वो सारी चीजें हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक तो लोगों को भी दिक्कत हो रही है, किराया ज्यादा देना पड़ रहा है, और दूसरी बात है कि पहले उनको जितना काम मिल सकता था यहाँ पर, अभी उस काम की उसमें डिमांड में भी कमी आई है। तो जिसकी वजह से अगर पहले उनको ज्यादा दिहाड़ी मिल पाती थी, तो अभी कम मिल रही है। तो कई लोगों ने जो क्या कहते हैं आपके कुशल कारीगर हैं, उन्होंने भी जो उनके रेट थे उससे कम में भी काम किया है और कर रहे हैं। मगर अगर हम थोड़ा देखें कि जून के वनस्पत या मई के जब लॉकडाउन खुला था जून में, तो उसके हिसाब से थोड़ा तो सुधार आया है, जितना हमने फोन पे बात की है लोगों से, कि कुछ तो उन लोगों को पहले के मुकाबले काम मिल रहा है। बट हाँ, जो उनके वेजेस हैं, जो उनके डेली उनका जो पैसा मिलता था, उसमें अभी भी उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर हम देखें तो कोविड के पहले के टाइम से तो अभी भी काफी कम है। इसमें अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें, जो कि गैर कृषि दिहाड़ी मजदूर हैं, जो कि स्किल्ड वर्कर्स नहीं हैं, जो कि आसपास जो आप देखते हैं कि कई कई चौराहों पर लेबर मंडी लगती है, जिसमें जिस तरीके से वो लोग आते हैं और छोटे मोटे काम करते हैं, उनकी हालत अभी भी काफी जो है खराब है, सुनने में आ रहा है। क्योंकि एक तो किराया भाड़ा की वजह से उनको मिल रहा है, ऊपर से उनको वैसे भी वेजेस कम मिलते थे, और अभी क्या है कि उतनी डिमांड नहीं है काम की, तो वो लोग भी थोड़ा इसमें ज्यादा सफर कर रहे हैं कि भाई उतना काम नहीं मिल पा रहा है। और लास्ट कैटेगरी में अगर हम बात करें तो जो ठेले वाले हैं, फेरी वाले हैं, जो इस तरीके के लोग हैं, जिनको हम स्वयं रोजगारित भी बोल सकते हैं,
उन लोगों में भी क्या हुआ है कि डिमांड कम होने की वजह से कि उनका जो काम है तो जून तक तो उन्होंने अपना सेविंग से थोड़ा बहुत चलाया। अभी क्या है कि वो निकले हैं बाहर, उन्होंने बेचना शुरू किया है, बट अभी भी उनको उस तरीके का, चूंकि लोग ना तो खरीद रहे हैं, कई ब्लॉग्स में अभी भी आ रहे हैं कि अभी भी लोगों के अंदर डर है, तो वो लोग उस तरीके, हो सकता है ये भी हो कि लोग पैसा भी सेव करना चाहते हो, डर हो, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं उसमें, वो क्यों नहीं काम कर रहा है, बट उनकी भी जो आजीविका है अभी वो नहीं बढ़ पा रही है। तो उन लोगों का भी अगर हम देखें तो उनकी भी हालत अभी कोई बहुत ज्यादा सुधरी नहीं है। बट अगर इसमें भी अगर हम 1 2 3 करें तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा हालत जो है वो दिहाड़ी मजदूरों की खराब होगी, और उसके बाद हम कुशल कारीगर और जो स्वयं रोजगारी श्रमिक है वो रिलेटिवली थोड़ा बेटर होंगे अगर जुलाई महीने और अगस्त को हम देखें तो। थैंक यू शौर्या। तो अभी अभी हम नेक्स्ट डिस्कशन थोड़ा एंटाइटलमेंट्स पे फोकस करते हैं। स्पेशली राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो एंटाइटलमेंट्स एक मजबूत बैकबोन या सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया है, चाहे वो रोजगार के विषय में नरेगा हो, खाद्य सुरक्षा के विषय में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो यानी राशन की दुकान जिससे खाद्य मिल पा रहा है, और स्वास्थ्य के विषय में आशा आंगनवाड़ी नेटवर्क हो, या फिर गवर्नमेंट के कैश बेनिफिट स्कीम्स हो। तो मैं ये डिस्कशन हिम्मत जी से शुरू करना चाहती हूँ। हिम्मत जी, अभी कुंभलगढ़ क्षेत्र में नरेगा का काम कैसा चल रहा है? हमने ये देखा कि जुलाई में डिमांड तो थोड़ा इंक्रीज हुआ था, पर वर्कप्लेस जो है वो कम हो गया है। तो ये ऐसा, मतलब में भी ऐसा है, ऐसा क्यों है? तो अभी क्या स्थिति है नरेगा का? मैं हिम्मत जी को पूछना चाहती हूँ। हाँ नमस्ते, आवाज आ रही? जी सर। हेलो। हाँ, अभी अपन नरेगा की स्थिति देखें तो अप्रैल मई की स्थिति अलग थी, क्योंकि उस समय ज़्यादा प्रवासी आए हुए थे और उस तरफ में स्थानीय लोग जो मजदूरी कर रहे थे, इसके अलावा भी ज़्यादा लोग आ गए थे। तो जिन लोगों के जॉब्स कार्ड में पहले से नाम थे उनको तो काम मिल गया था, लेकिन उसके बाद में जिन लोगों के जॉब्स कार्ड नहीं थे और उनको बनाने पड़े नए जॉब्स कार्ड, और उनको भी काम तो मिला लेकिन वो देरी से मिला। लेकिन जिन सभी लोगों को मिलना चाहिए था वो जरूर नहीं मिला, कि भाई आज गांव में 50 परिवार है तो 50 को काम नहीं मिला, जबकि जरूरत 50 को भी थी। तो ये स्थितियां लास्ट तक रही थी। बारिश हुई, सोइंग का टाइम आया, और ये इससे हमारे एरिया में थोड़ी लेट बारिश हुई थी। कुंभलगढ़ क्षेत्र 4 भुजा राजसमंद की बात करें तो अभी लास्ट में बारिश हुई थी जुलाई के लास्ट वीक में, तो उस दरमियान लोग खेती में लग गए थे। लेकिन उस दरमियान नरेगा के काम तो चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं, लेकिन अभी लोगों की जरूरत नरेगा में कम है, क्योंकि वो खेती में लग गए, उनका खेती का काम आ गया, सोइंग का काम आ गया। तो अभी भी चल रहा है। ये जो लोग फ्री हैं, जो अपने खेती से फ्री हो गए, सोइंग का काम हो गया, निरे गुड़े का चल रहा है कुछ लोग, और अभी परिवार में संख्या बड़ी है तो कुछ लोग परिवार के खेती में भी जा रहे हैं और कुछ लोग जा रहे हैं। लेकिन अभी भी महिलाएं ज्यादा जा रही नरेगा के काम में, क्योंकि शुरू से जब महिलाएं जा रही है, और आज भी स्थिति देखें तो बाहर के लोग आए हैं तो कुछ परसेंटेज रेशो बढ़ा है नरेगा में, लेकिन बाहर के लोगों का कम बढ़ा है, क्योंकि वो एक स्किल का काम नहीं है, सिर्फ लेबर है। लेकिन लेबर में भी कुछ लोग तो स्थानीय है, मजदूरी वाले, वो तो कर रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ युवा लोग हैं जो शायद वो उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, मजबूरी से जा रहे हैं, या उनको पता है कि लेबर 200 रुपये मिलेगी, कब मिलेगी, नेफ्ट कब आएगा, हम तब सब चले जाएंगे। तो उस तरह की मंशा से लोग युवा कम जुड़े हैं। और स्थानीय जो महिलाएं हैं, उन परिवार की महिलाओं की संख्या निश्चित बड़ी है, लेकिन प्रवासी मजदूरों की संख्या में इजाफा नरेगा में कम हुआ है, जो मजदूरी को ले, चाहे उनकी रुचि को ले, या उस तरह का है। जी। मैं थैंक यू हिम्मत जी। मैं शौर्य से ये पूछना चाहती हूँ कि शौर्य, आप अलग अलग ब्लॉक के, राज्य के ब्लॉक एक्सपर्ट से अभी 3 महीने से बात कर रहे हैं, तो आप कोई इमर्जिंग पैटर्न या इंसाइट नरेगा के बारे में पर्टिकुलरली आप इसको, मतलब उसको शेयर करना चाहते हैं? तो इसमें ना 2 बातें हैं। एक तो है कि काफी जगह जहाँ पे नरेगा का काम उतने पुरजोर तरीके से नहीं चलता था, क्योंकि उसका एक कारण था कि भाई वेजेस उतने नहीं मिलते हैं और लोग जो हैं उससे ज्यादा पैसा बाहर जा करके या तो लोकल कस्बों में जाके कमा सकते थे। तो एक हुआ कि इसकी वजह से नरेगा एकदम से उसने काम ने काफी बूम पकड़ा। और इसमें एक अच्छी बात ये रही जो हमें राजस्थान में सुनने को मिला कि
यहाँ पे पंचायतों ने भी उसमें काफी एक्टिव रोल किया काफी जगह, जिन्होंने उस तरीके के काम निकाले, उस तरीके से लोगों का सपोर्ट किया, उसमें कई तरह की स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी किया, और सरकार ने भी काफी हद तक बजट एलोकेशन वगैरह जैसा रहा, उसमें ऊपर नीचे हो सकती है चीजें, बट अगर हम बाकी स्टेट से कंपेयर करें तो यहाँ पे थोड़ा उसको जल्दी ऑन पेपर लिया गया, क्योंकि राजस्थान में पहले से भी नरेगा का काम थोड़ा बहुत ठीक था, तो उस तरीके की डिस्क्रिपेंसीज नहीं आई। तो जैसे अगर हम बाकी स्टेट्स में जब हम बात करें तो हमने देखा कि उस तरीके से उसमें बहुत समय लगा आने में। अगर हम देखें अभी जब से बारिश शुरू हुई है तो थोड़ा उसमें स्लो हुआ है ग्रोथ, मगर और एक दूसरी चीज हमने देखी कि जो जॉब कार्ड्स बनने का जो अभी हिम्मत जी भी बोल रहे थे, उसमें जैसे अभी मैं कल ही एक ब्लॉक एक्सपर्ट से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि उन्हें लगता है कि पिछले शायद कई सालों में इतनी जल्दी से इतने सारे जॉब कार्ड्स नहीं बने होंगे जितने अभी बने हैं फिलहाल पिछले 1-2 महीने के अंदर। तो वो एक निकल के आया, बट कुछ जगहों से ये भी सुनने में आया कि जो जैसा अभी हिमा जी भी बता रहे थे कि काफी यंग लोग जो थे वो थोड़ा डिसइंटरेस्टेड थे उसमें, ये हमने एक जगह नहीं कई जगह से सुना। बट एक ये मानना पड़ेगा कि ऐसी आपदा में नरेगा में बहुत सारे लोग एकदम से आए और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स उसको लेकर के एटलीस्ट राजस्थान में थोड़ा क्विक रहा। अच्छा रहा खराब रहा उस पर हम डिबेट कर सकते हैं, बट क्विक रहा कि उन्होंने थोड़ा उसको जल्दी से लिया, जॉब कार्ड्स बने, लोगों के पंचायतों ने काम निकाला, अलॉटेशन हुआ, तो वो एक पैटर्न दिखा कि वो काम थोड़ा तेजी से आगे आया। थैंक यू शौर्या। मैं अंजलि से ये पूछना चाहती हूँ कि स्पेशली और लॉन्गिट्यूडनली थोड़ा कुछ फर्क दिखा है क्या नरेगा के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, कि कुछ पर्टिकुलर ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्मेंस अच्छा रहा है नरेगा का और दूसरे ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट में रिलेटिवली थोड़ा, मैं अंजलि से पूछना चाहती हूँ। हाँ, तो मनरेगा में हमने कुछ अराउंड 12 या 11 ब्लॉक्स मेवाड़ में हमने सर्वे किए थे, तो उसमें ऑलमोस्ट 8 या 9 ब्लॉक्स में मैंने ये देखा कि 6 से 7 दिन का मनरेगा में काम मिल जाता है अभी जून जुलाई के महीने में भी, तो वो चीज एक अच्छी बात है। रही बात अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पे भी अभी मनरेगा काम थोड़ा स्टार्ट हो गया है कि मतलब या तो मिट्टी उठाने का काम मिल जाता है या तालाब को ठीक, तालाब के आसपास के एरिया को ठीक करने का काम मिल जाता है। तो उस वे में काम तो कंसिस्टेंटली मनरेगा में जैसे मैंने पहले बताया कि दूसरे स्टेट से काफी बेटर वे में मिल रहा है। एक चीज जो मैंने अपने कॉल्स में 1-2 जगह नोटिस की थी कि 15 दिन का जैसे अगर पखवाड़ा मिलता है मनरेगा का स्लॉट में, तो अभी क्योंकि जॉब कार्ड्स इतने ज्यादा पहले से ज्यादा बनने लग गए हैं और डिमांड इतनी बढ़ गई है, तो जिसको पहले स्लॉट में काम मिला है तो उसी महीने में उसे दूसरे स्लॉट में काम मिले ये जरूरी नहीं है। तो वो चीज में कंसिस्टेंसी अभी थोड़ी कम है, इसलिए क्योंकि सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि एक बार में सबको काम मिल जाए 15-15 दिन का, ज्यादा दिन की सबके 100 दिन बाद में पूरे जल्दी पूरे कराने की जगह। तो ये एक पैटर्न मैंने जरूर नोटिस किया है। और दूसरा फार्मर्स का भी कि अभी थोड़ी बारिश जून जुलाई में कम हुई थी, तो मुझे लगता है कि उस वजह से वो मजदूरी करने का मौका ढूंढ रहे हैं खेतों में, तो उस वजह से भी शायद से डिमांड में कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ा है। ओके, थैंक यू अंजलि। मैं अगला सवाल लोकेश जी से पूछना चाहती हूँ। जब भी हम एंटाइटलमेंट्स के बारे में बात करें तो कैश बेनिफिट स्कीम्स जो है, चाहे वो पेंशन योजना हो, पालनहार हो, स्कॉलरशिप्स हो स्टूडेंट्स के लिए, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो लोकेश जी, अभी अलवर में कैश बेनिफिट स्कीम्स के थ्रू लोगों को मतलब पैसा खाते में आ रहा है, और क्या वो हार्ड कैश एक्सेस कर पा रहे हैं? तो थोड़ा कैश को लेकर, कैश बेनिफिट स्कीम्स पर्टिकुलरली, इस पे क्या स्थिति है, आप बता पाए तो। लोकेश जी। लोकेश जी, आप म्यूट पे है। आवाज आ रही है मैडम? आ रही है। हेलो जी सर, अभी आ रही है। सर आप फिर से म्यूट पे है। हेलो जी सर। हेलो। हेलो मैडम, आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है सर।
एक जी 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 जी। सर मैं वही कैश बेनिफिट स्कीम्स के बारे में पूछ रही थी, चाहे वो पेंशन योजना हो, पालनहार योजना हो, तो इसका अभी क्या स्थिति है? मतलब लोगों तक ये योजनाएं पहुंच पा रही है? अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल बिल्कुल, जो हमने योजनाएं चल रही, जो गवर्नमेंट योजना को बेनिफिट, या ओल्ड वाली पेंशन हो या पालना योजना वाली हो, इनमें लगभग 1 महीने 1.5 महीने का टाइम लगता है। और बाकी की जो रिन्यूअल कराई थी हमने, काफी लोगों की रिन्यूअल कराई थी, लोगों को मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, और पैसा प्रॉपर, और बंदे निकाल भी पा रहे हैं। जी जी, हमने सर ये भी देखा था कि जो उधार लेते हैं लोग, वो जनरली थोड़ा कम ही रहा है। तो इसका क्या वजह है कि मतलब जो उधार देते हैं, मनी लेंडर्स है, वो थोड़ा हेजिटेंट है उधार देने के लिए, या फिर लोग उधार नहीं ले रहे हैं जनरली? इसकी क्या वजह है? हाँ, एक्चुअल मैम ऐसा है, लोकेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है सर, अभी आ हेलो, रही है। जी सर। आवाज ठीक है। हाँ, मेरा ये था, जो लोगों के पास में पहले पैसा था और रेगुलर बिजनेस चल रहा था, आज के समय में क्या है कि सभी लोगों के सामने परिस्थिति आ चुकी है पैसे को लेकर के। सभी के खर्चे चल रहे हैं, सभी के खर्चे बढ़े हुए हैं, और रोजगार कम लोगों के पास में है, ना के बराबर रोजगार है लोगों के पास में। और जैसे एक परिवार में 4 सदस्य हैं या 6 सदस्य हैं, उनमें से 1 या 2 व्यक्ति काम करवा पा रहे हैं, और वो भी रूरल एरिया में यही चलो मनरेगा काम मिल गया। और शहरी एरिया में तो और भी स्थिति खराब है। या हम अर्बन की बात करें तो अर्बन में तो ऐसा कोई काम ज्यादा अधिकांश मिलता नहीं है। कुछ हैं जो ठेली वगैरह वाले लगाते हैं, ठेली वगैरह लगाते हैं, तो पहले लोगों के पास पैसा होता था तो वो फ्रूट वगैरह भी परचेज करते थे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। बट आज के डेट में क्या है कि बहुत लोग फ्रूट का सेवन कर पा रहे हैं। पहले लोगों का ये होता था कि एक एक दिन में कम से कम 2-2 कट्टे, यानी कि हम 80-80 किलो वो आम बेच देते थे एक ठेली वाला। और आज एक ठेली वाला बोलता है कि मैं 20 किलो पूरे दिन में आम बेच पाता हूँ। एक तो लॉकडाउन की स्थिति, क्योंकि लॉकडाउन को देखते हुए, दूसरे ये है कि इस जो लॉकडाउन की स्थिति है वहां पे लोगों का आना जाना होता है कम, तो ये भी एक कारण है। और दूसरा कारण ये है कि लोगों के पास में पैसे को लेकर के सबसे हाथ तंग, कुछ लोगों के ये होता था कि लोन चल रहे हैं, लोन भी चल रहे हैं लोगों के, तो लोन तो किस्त प्रॉपर भरते थे, तो अधिकांश क्या है कि अब रोजगार नहीं है, और रोजगार नहीं तो प्रॉपर किस्त नहीं भर पा रहे हैं, और कुछ लोग किस्त भर भी रहे हैं तो दूसरे की मदद करने के लिए असमर्थ हुए पड़े हैं। ये मेन इसका रीजन है कि मतलब रोजगार ना होने के कारण, और या व्यापार, जिन लोगों का व्यापार चलता था उसको व्यापार ही कम चल रहा है, व्यापार ठप पड़ा है। 80% समथिंग ये मान के चलते हैं हम, हर व्यक्ति को लॉस है, चाहे अपन रूरल एरिया में देख लो या अर्बन एरिया में देख सकते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू लोकेश जी। मैं राजेंद्र जी से ये सवाल पूछना चाहती हूँ। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो एक बैकबोन रही है इस पूरे लॉकडाउन में, एक फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो या फिर गांव में लोग जो रह रहे हैं, जो आजीविका जिनकी अफेक्ट हुई है। तो जैसे हम स्टार्टिंग में थोड़ा सुना था कि राशन कार्ड नहीं होने की वजह से कुछ लोगों को राशन नहीं मिल रही है, ऐसा सब। तो अभी मतलब वो समस्या है क्या, और अभी उसको और मजबूत करने के लिए क्या किया जा सकता है? राजेंद्र जी। जी, तो जैसे इंदिरा जी आपने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो पीडीएस सिस्टम के तहत राशन मिलने की व्यवस्था थी, उसने इस मुश्किल समय में लोगों के लिए एक बड़ी मजबूत आधार रही है। और इस व्यवस्था ने मतलब हजारों की संख्या में, मतलब बड़ी संख्या में क्षेत्रों में परिवारों को भूखा नहीं सोने में मदद की है, वरना हालात शायद और भी खराब होते। इस बात को पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है और इसमें कोई शक नहीं है। और हम सब उम्मीद करते हैं व्यवस्था आगे भी ऐसे ही बनी रहे पूरी तरह से, जैसे ये बनी आ रही है।
आपका जो सवाल था दूसरा कि जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं थे उनके लिए की व्यवस्था कैसी है, तो उन लोगों के लिए जो एक सिस्टम किया गया था, इसमें दो चीजें थी कि जिनके राशन कार्ड थे और जो एनएफएसए में कवर नहीं हो रहे थे, तो उन राशन कार्डों को एक तो तुरंत राशन देने की व्यवस्था की थी कि उनको एक टेम्परेरी रूप से एनएफएसए में शामिल कर लिया जाए अगले 3 महीना, बाद में बढ़ा के उसको 6 महीना किया था। और जिन लोगों के राशन कार्ड ही नहीं बने हुए हैं उनको फिर अलग से राशन कार्ड बनाने के प्रोसेस ना करके मांग उठी थी कि उनको एक व्यवस्था के तहत राशन करें, जिसमें एक उनको एक पोर्टल बनाया गया जिसपे वो अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे माइग्रेंट फैमिली, और उससे उनका आधार लिंक होगा और उस पे जो फिर ओटीपी आएगा उसके आधार पे उनको राशन मिलेगा। इसकी सूचियां पंचायत स्तर पे घर घर जाकर के भी उस दौरान में जिन भी सरकारी कर्मचारी और भी लोगों की ड्यूटियां थी या जो भी सिविल सोसाइटी के लोग थे उन्होंने भी इसमें मदद की, या श्रमिक संगठन या जो भी सीबीओज हैं अलग अलग जगह उन्होंने भी मदद की। लेकिन उस व्यवस्था के तहत अभी हमारे ब्लॉक में जो जुलाई से उनको राशन वितरण आरंभ हो जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है। जैसे इसका पता लगाने की भी कोशिश की कि भाई चलो जो लोग नहीं हो पा रहे वो तो छोड़े, लेकिन जिनका हो गया है रजिस्ट्रेशन उनका वितरण क्यों नहीं है। तो अभी पता चल रहा है कि चूंकि उनका आवंटन जो था वो सेंट्रल कहीं से होना था, लेकिन वो जो आवंटन है वो अभी तक आया नहीं है, तो जुलाई का राशन भी उनको अभी तक नहीं मिल पाया और अगस्त का राशन भी अभी तक उनको नहीं मिल पाया, जबकि ऑलमोस्ट पूरा अगस्त भी खत्म हो रहा है। तो मेरा जो ब्लॉक है वहां पर अभी या नियरेस्ट जो ब्लॉक है उनमें अभी ये राशन वितरण उन परिवारों को नहीं हो पा रहा है। तो ये एक व्यवस्था पूरी है। दूसरा जो व्यवस्था है कि पहले क्लियर था हर आदमी को कि हर व्यक्ति को 10 किलो राशन पर मंथ मिलेगा और 1 किलो दाल पर फैमिली मिलेगी। उसमें भी अब बड़ा कंफ्यूजन खड़ा होता चला जा रहा है पूरा का पूरा, और उसमें कंफ्यूजन बना दिया कि राज्य सरकार का राशन है 5 किलो केंद्र सरकार का राशन है, उसका आवंटन नहीं आया, अभी आएगा जब हम लोग उसका आपको देंगे। या फिर होगा ना कि ये 10 किलो तो जो एपीएल वाले लोग हैं उनको नहीं मिलेगा, उनको 5 किलो मिलेगा, बाकी को 10 किलो मिलेगा। तो अलग अलग तरह के जो कंफ्यूजन्स हैं अब वो खड़ा होना शुरू हो गए हैं। तो अब लग रहा है कि राशन व्यवस्था पे लग के काम करने की जरूरत है, जो कि निश्चित रूप से बैकबोन रही है और आने वाले समय में भी महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाएगी। लेकिन ये व्यवस्था अगर चरमराती है तो बड़ी मुश्किलें फिर लोगों के सामने खड़ा होंगी, जैसे कि अभी हमारे सामने सबके हालात हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद राजेंद्र जी। अभी हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेंगे हमारे ब्लॉक एक्सपर्ट से। मीनवाइल दर्शक जो है वो अपने सवाल चैट बॉक्स में जो भी सवाल है हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स के बाद ब्लॉक एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे। तो अभी आने वाले दिनों में क्या चैलेंजेस रहेंगे, तो मैं लोकेश जी से शुरू करना चाहती हूँ। किस विषयों पे आने वाले दिनों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, लोकेश जी? जी मैडम, मैं ये कहना चाहूँगा जैसे कि आपका एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि अभी आने वाले दिनों में किस मुद्दों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? लोकेश जी? हाँ मैम, एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए आपका। हाँ, मैं पूछ रही थी कि अभी आने वाले दिनों में किन मुद्दों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आपके हिसाब से? मैम पहले तो ये है कि सभी लोगों को रोजगार मिले। जी जी। जब तक रोजगार अपने आप ऊपर अपने आप जिम्मेदारियों को प्रॉपर नहीं निभा सकते। तो यह है, या तो वो मनरेगा में काम मिले, जैसे मनरेगा में काम मिला है उसी प्रकार से शहरी अर्बन में भी काम होना चाहिए। जी जी, ओके, ठीक है। हिम्मत जी, आपके हिसाब से अभी आने वाले दिनों में किन मुद्दों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, एक बार भी आवाज कर रही थी। आ रही है सर। हेलो, आ रही मैडम? हाँ सर, जी जी। अभी जिस तरह के हालात बन रहे हैं कोविड को लेके, तो कोविड को कैसे बचें
वो तो पूरी जानकारी है कि भी घर से मास्क लगा के निकले। ये अभी जिस तरह की चर्चाएं चल रही है कि ये लंबा चलेगा, दिसंबर तक चलेगा, कोई कीड़ा मार्च आ जाएगा, तो वो लोगों के दिमाग में लंबा घर कर रही है और वो चिंताएं बढ़ा रही है। क्योंकि पहले ये था कि चलो हाँ ठीक, महीने निकल गए, अब शायद हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह की न्यूज आ रही है, बढ़ रहे हैं, जो सरकारी व्यवस्था में बात हो रही है स्कूलें अभी नहीं खुलेगी और जो दिक्कतें बढ़ रही है, तो लग रहा है कि ये आगे बढ़ेगा। तो वो निश्चित लोगों की एक चिंताएं बढ़ा रहा है लॉन्ग टाइम के लिए। अब लोग उसको चिंताओं को लेके, जो स्थानीय लोग हैं उनको पता है कि भाई ये अगर लंबा चलता है तो व्यवसाय क्या हो जिससे अपन उसको आगे बढ़ाएं। तो कुछ निश्चित पास खेती है, रोजगार के साधन है, वो निश्चित अपना फोकस उस पर कर रहे हैं कि वो अपना रोजगार बढ़ाए, कुछ दूध के काम, कुछ पशुपालन के काम बढ़ाए, स्थानीय सब्जियों पे बढ़ा है निश्चित तौर पे। लेकिन जो रोजगार वाले, जो लोकल मजदूरी वाले लोग हैं, जिनके स्थानीय साधन नहीं है, जिनके खेती नहीं है, और उनको स्थानीय रोजगार भी उतना नहीं मिल रहा। शायद जहाँ 10 लोग जाते थे आज 50 लोग जा रहे हैं, तो स्थानीय मजदूरी भी उतनी नहीं मिल रही है जैसे आपके छोटे कंस्ट्रक्शन के काम है, सरकारी काम है। जो कारीगर लोग हैं जो 500-600 रुपए दिन का लाते थे, वो आज लेबर का काम कर रहे हैं, शायद उनको कारीगरी नहीं मिल रही है, वो ऑलरेडी कारीगरी की मजदूरी वो उनको करनी पड़ रही है। तो इस तरह से जो चैलेंज आ रहे हैं वो निश्चित चिंताजनक है, और निश्चित उस पर संस्थाओं का भी एक अहम रोल है कि उनको क्या किया जाए। अभी हम बीच में इसी को लेके कुछ छोटे छोटे टुकड़ों हमने गाँव में बैठ के करी थी। मैं एग्जाम्पल लूंगा कुंभलगढ़ एरिया का ही, कि कुंभलगढ़ आप सभी जानते हैं कि ये एक होटल्स का हब है। यहाँ करीब 35-40 अच्छी बड़ी होटल्स हैं जहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार मिला हुआ है। उस ग्रुप के साथ हम जब चर्चा कर रहे थे तो उनमें निकल रहा है कि भाई अब होटल तो शुरू हो गई, लेकिन उनको उस तरह का काम मिल नहीं रहा। जहाँ 5 लोग थे उनको 2 ही कोई बुला रहे हैं, 2 को बुला रहे हैं, तो भी वो महीने पूरा नहीं जा पा रहे हैं, उतने ग्राहक नहीं आ रहे हैं। होटल के जो वेटर है या जो प्रबंध व्यवस्था वाले लोग, मैनेजर स्तर के लोग, उन्होंने भी कमी की है। तो उस तरह का रोजगार मिल नहीं रहा है, और उन लोगों के पास में उस तरह की राशि भी नहीं है कि वो अपना कुछ लोकल्स छोटे मोटे धंधे शुरू करें, या स्किल नहीं है। तो भूमिका अपनी संस्थाओं की कहें, सरकार की कहें, कि उस तरह के लोगों की स्किल बढ़ाएं, या तो उनको अच्छा और काम मिले, या जो उनके पास स्किल्स है, वेटर की स्किल है या कुक की, अच्छा खाना बनाने की है, तो उनको किस तरह की मदद करें कि वो अपना खुद शुरू कर सके। या एग्रीकल्चर में जो उनके पास पानी है या अच्छे उनके नस्ल के पशु हैं, वो दूध उत्पादन करें, उनको उस तरह का मार्केट मिले। तो ये अब लॉन्ग टाइम सोचना चाहिए। वो भूमिका अपनी है, संस्थाओं की है, कम्युनिटी की है, कैसे इस संवाद को आगे ले जाए। इस पर आज शायद बात कंक्लूजन में करनी चाहिए, क्योंकि हम सब कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, चाहे मीडिया से जुड़े, चाहे डायरेक्टली हम कम्युनिटी से जुड़े हैं, या सरकार जुड़ी हुई है। तो ये निश्चित मुद्दा है कि ये आगे बढ़ रहा है, दिख रहा है, और ये चिंताजनक है। और इस पे आगे बढ़ने के लिए आज शायद बात हो तो सभी को एक रास्ता निश्चित तौर पे मिलेगा। धन्यवाद हिम्मत जी। मैं राजेंद्र जी से यही सवाल पूछना चाहती हूँ। सर, आपके हिसाब से अभी आने वाले दिनों में किस विषय पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? जैसे लोकेश जी और हिम्मत जी ने बताया, रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जिसपे जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा भी अगर किसी मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए तो वो क्या होगा? राजेंद्र जी, आप म्यूट पे हैं। तो इंदिरा जी, मुझे जो लगता है कि आने वाले समय में जो सबसे एक महत्वपूर्ण है, जो साथियों ने बताया, जो हिम्मत जी ने बताया, उसके अलावा है, वो था कि जो श्रमिकों की मूल समस्या है, जो प्रवासी मजदूरों की मूल समस्या है, उसको सामने लाने की और भी प्रमुख और सबसे बड़ी जरूरत है। अभी हमने केवल मजदूरों का चलना देखा था, और जो मजदूर चल के आ रहे हैं उसी समस्या को प्रमुखता से उठाया गया, और पूरे देश में एक कम से कम एक संवेदनशीलता तो मजदूरों के प्रति उसने खड़ी की है वहां पे। लेकिन मूल मुद्दा मजदूरों का चलना, या इस चलने के दौरान कुछ संख्या में, जो अक्सर कोट अलग अलग किया जाता है कि 400-500 मजदूरों की मृत्यु हो गई है, केवल वो नहीं है। मुझे लगता है कि जो मूल समस्या है वो इससे कई गुना बड़ी और पीछे बड़ी समस्याएं हैं।
अब चूंकि मजदूर इतनी हाड़तोड़ मेहनत करता है, उसके लिए कुछ किलोमीटर या कुछ 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर चलना मुश्किल है, लेकिन कुछ 100 किलोमीटर चलना उतनी बड़ी समस्या नहीं है। या वो चलते चलते रास्ते में अभावों में दम तोड़ देना, वो एक समस्या थी, वो पूरी तरह से गलत है होना। लेकिन हम देखेंगे तो उससे कई गुना ज्यादा लोग हर दिन काम करते हुए, वर्क साइट्स पे ऊपर से नीचे गिर करके, फैक्ट्रियों में काम करते हुए, अलग अलग जगह अलग अलग तरह के एक्सीडेंट्स में हजारों की संख्या में रोजाना मजदूरों की, मतलब हजारों की संख्या में मजदूरों की मौत होती है, और वो डेटा कभी कहीं सामने नहीं आ पाता है। जैसे अगर हम देखते हैं कि मजदूरों के लिए जो बेसिक चीजें हैं, उनके अपने जो बेसिक एंटाइटलमेंट्स हैं, उनकी किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है। मैं 4-5 तरह की चीजें बताता हूँ। जैसे कि आप कुछ भी काम करते हैं, हर महीने या समय पे वेतन मिलना आपका अधिकार है, आपको मिलना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह से उनको आज भी जो देखा जाए, लोग महीनों की मजदूरी अपनी छोड़ के वापस लौटे हैं। तो ये कहीं व्यवस्था नहीं है कि एक सिस्टम के तहत उनको मजदूरी मिले, न्यूनतम मजदूरी उनकी सुरक्षित हो। आज भी हम देखते हैं लोग 18 घंटे, 16 घंटे, 6000, 5000, 7000 रुपए महीने में जाकर के काम करते हैं। उन स्टेट्स की, वहां की जो कि न्यूनतम मजदूरी जो है, वो मजदूरों को शोषण से बचाने के लिए रखी गई थी कि मजदूरों का शोषण नहीं हो। आज अधिकतर जो एम्प्लॉयर्स हैं, बड़ी चीजें, वो न्यूनतम मजदूरी देके कहते हैं कि हमने इनको पूरा कर दिया, और अधिकतर व्यवसायों में तो वो भी नहीं मिल पाती उनको। 8 घंटे कहीं काम की व्यवस्था नहीं है, मतलब कोई 8 घंटे का नहीं है। जो घंटे हैं काम के वो बड़े बड़े हैं। और आजकल तो अभी देखते हैं, इसमें तो प्रभाव है कि एक नया पैटर्न चल पड़ा है कि 8 घंटे काम के मिलेंगे 8000 रुपया, और 12 घंटे काम करोगे तो मिल जाएगा 10,000 रुपया। तो मतलब उस व्यवस्था को ही बदल डाला पूरी की तरह है। न्यूनतम उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनको जो भी पीए पीएसआई है, उनकी न्यूनतम स्वास्थ्य की सुरक्षा, ये सब जो मूलभूत उनकी जरूरतें हैं, वो अभी सामने ही नहीं है। तो मुझे लगता है ना कि जो सबसे प्रमुख समस्या है वो इनको सामने लाने की है। प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण एक अपने आप में बड़ी समस्या है कि किसी तरह का आज भी अगर हम लोग देखते हैं तो कहीं भी, चाहे पॉलिसी मेकर्स हैं या अनाउंसमेंट्स है, उनमें लोगों ने वापस जाना शुरू कर दिया, आना शुरू कर दिया। आए तो कोविड के लिए जरूर उनको क्वारंटीन करके रिकॉर्ड रख लिया है, लेकिन कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ काम कर रहा है, किसी भी तरह से मजदूरों के डेटा को लाने के, ताकि पॉलिसी है कुछ भी लागू हो पाए ठीक से आगे, कोई भी किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। ना वो पंचायत स्तरों पे है, ना ब्लॉक पे है, ना डिस्ट्रिक्ट पे, ना स्टेट्स के ऊपर भी है। तो क्या ये जो कंप्लीटली हम कहते हैं ना कि ये जो पॉपुलेशन थी करोड़ों की, वो अनसीन थी, क्या आने वाले समय में भी वो अनसीन ही बनी रहेगी इस तरह से? तो मुझे लग रहा है कि ये है। दूसरा जो चीज है वो मेरे साथियों ने कह दिया कि एंटाइटलमेंट जो है, कि एंटाइटलमेंट महत्वपूर्ण है। रोजगार है, रोजगार में भी केवल रोजगार नहीं, जो वैकल्पिक रोजगारों की हम बात करते हैं जिनमें संसाधन खेती, वो भी है बस। ओके, थैंक यू सर। जी जी। सुधीर कुमावत जी ने सवाल पूछा है, एक तो जिनके रोजगार छूट गए हैं उनको किस तरह से रोजगार उपलब्ध कराया जाए। तो जैसे अभी हिम्मत जी ने बताया था कि लोकल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का, चाहे वो मिल्क प्रोडक्शन का हो या फिर और भी अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के विकल्प ढूंढ सकते हैं। तो सुधीर कुमावत जी का और एक सवाल है कि कोरोना का भय लोगों से कैसे निकाले। जो रोजगार देने वाले हैं वो भी इस भय से रोजगार नहीं दे पा रहे। तो ये सवाल मैं हिम्मत जी से पूछना चाहती हूँ कि सर, ये कोरोना का भय जो है वो सब में एक एम्बेडेड हो गया है, तो इसको मतलब जो रोजगार देने वाले हैं वो भी इस भय से नहीं दे पा रहे, तो इसका क्या विकल्प है सर? हिम्मत जी। कोरोना की बात करें तो ये सब दिल दिमाग में ये हमको एक माइंडसेट कर लेना चाहिए कि कोरोना के साथ ही जीना है। और जो लोग घर से निकले हैं वो, उनके दिमाग से तो एक बार वो भय हटा है, लेकिन जो लोग अभी उस भय में हैं कि भाई मैं बाहर निकलूंगा, असावधानी हो जाएगी, पता नहीं किसके साथ बैठूं, क्या चीज खरीदूंगा तो आ जाएगा, तो वो तो थोड़ा दिमाग से अपने को निकालना पड़ेगा। जिस तरह की सावधानी सरकार कह रही है, हम चाह रहे हैं, जिस तरह की सावधानी रख के हमने काम किया है, तो वो निश्चित है। और वो भय निकाल के अपन बाहर कुछ करेंगे तो शायद वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सरकार भी चाह रही है, दूसरे लोग भी चाह रहे हैं, लेकिन एक भय तो एक मन से निकालना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे अभी कोरोना में सभी लॉकडाउन में थे, लेकिन जिन व्यक्तियों ने कोरोना में काम किया वो
मेरा उदाहरण लो, चाहे और लोगों का भी, मेरे साथी लोग भी हैं या सरकार भी है, तो वो लोगों ने, जिन व्यक्तियों ने जाके कोरोना के घर वाले व्यक्ति को या जो दिक्कत से बाहर आए उन लोगों को जो मदद प्रोवाइड करवाई है, या गांव में जिन लोगों ने मदद प्रोवाइड करवाई है, वो तो उसी गांव के हैं या उसी शहर के हैं, तो वो तो भय निकाल के गए हैं। तो एक तो भय तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलना है, शायद ये लंबा है, तो भय निकालें और निश्चित रोजगार की तलाश करें। जिस तरह से सरकारें छोटी छोटी योजना निकाल रही है, कम्युनिटी निकाल रही है, और रोजगार स्किल पे ट्रेनिंग का सोच रही है, तो निश्चित इस तरह के अगर बाहर निकल के विकल्प सोचेंगे तो शायद पॉसिबल हो पाएगा। जी, थैंक यू हिम्मत जी। लोकेश जी, आप बोलना चाहते हैं? हाँ, मैं बोलना चाहूंगा, जैसे भाई ने जो क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया इन्होंने। देखो, कोरोना एक बीमारी है, ये सभी जानते हैं, और एक महामारी है, बहुत तगड़ी महामारी है, मगर इसके कुछ बचाव के भी साधन हैं। हम सैनिटाइजर का यूज करते हैं, हम किसी बंदे से बात कर रहे हैं तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये हमारा फर्ज है, अपना कर्तव्य है। और शाम के समय जब अपन दूध लेते हैं, खाना खाने के बाद, मतलब सोने से पहले 8 घंटे पहले आप दूध में थोड़ी सी शक्कर और थोड़ी सी हल्दी डाल के पिए, तो ये भी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। और दूसरा बात ये है कि हमें, ये तो एक बीमारी है, इससे डरना नहीं है, हमें इसके उपायों के अनुसार हमें अपने आप को बचाना है, काम करना है। काम नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी को, या हम अपने बच्चों को और अपने आप को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे, कैसे उनको आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये तो एक, ये भाई ने जो क्वेश्चन किया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट इस पे ये है कि अपनी सावधानी बहुत जरूरी है। जब तक हम सावधानी नहीं बरतेंगे तब तक हमारा कोई भी काम प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमको प्रॉपरली सावधानी के साथ साथ अपन सावधानी में अपना सैनिटाइजर है, मास्क है, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इन चीज का सबका प्रयोग करना है। और प्रयोग और काम तो करना ही करना है, काम की तलाश तो करनी पड़ेगी। जैसे सरकार ने बहुत अच्छा निकाला स्टेप के रूरल एरिया में हम मनरेगा काम चल रहा है, तो ऐसे ही गवर्नमेंट को एक अर्बन एरिया में भी काम निकालना चाहिए, जिससे जो, क्योंकि व्यक्ति दूर दूर से आएंगे तो हो सकता है किसी को रास्ते में किसी के साथ जुड़ने से या किसी से इन्फेक्शन का डर रहे, बट जिस एरिया में, रूरल एरिया में है, अर्बन एरिया में, उसी के एरिया में यदि काम मिल जाता है तो इससे एक तो बचाव भी है और इसका एक अपन को बेनिफिट मिल जाएगा कि हमें दूर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और इजीली हमें इस बीमारी से बचाव भी मिल जाएगा अपन को। बिल्कुल बिल्कुल। जी, जैसे वही प्रिवेंशन जो है, वो प्रिवेंटिव मेजर्स हम सबको लेना ही है और वही आगे बढ़ना ही है। जैसे सभी ने बताया, सभी लंबा चलने वाली ये लंबा चलने वाला है, तो इसमें हमें अपना प्रिवेंशन लेके आगे बढ़ना है। और रोजगार एक ऐसा समस्या है जिसपे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अभी अलग अलग रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि लाखों में भी नहीं, करोड़ों में लोग अपने जॉब्स को खो गए। तो अभी उसको वापस उनको वापस जॉब से जुड़ने का और आजीविका, रूरल में, अर्बन में आजीविका एक हर जगह बहुत मतलब फोकस करने का इशू हो गया है। साथ ही जैसे सभी ने बताया, एंटाइटलमेंट से जो एक सेफ्टी नेट और बैकबोन प्रोवाइड कर रहा है इस पूरे पैंडेमिक सिचुएशन में, तो उनको भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो मैं सभी पैनलिस्ट्स को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, सभी दर्शकों को भी सवालों के लिए धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। पैनलिस्ट्स ने अपने समय निकालकर इस वेबिनार में जुड़े और महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बात किया, चर्चा किया, तो सभी पैनलिस्ट को बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ दर्शकों को भी धन्यवाद, यू हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस। स्पेशल थैंक्स टू अंकित, जो बैकग्राउंड में सारे टेक्निकलिटीज मैनेज कर रहे थे। आईकार्ड के इस वेबिनार सीरीज का अगला वेबिनार झारखंड के बारे में होगा, जो कल सुबह 11 बजे रहेगी। आप रजिस्टर करके उसमें जुड़ सकते हैं। सबको फिर से धन्यवाद, थैंक यू। लोकेश जी, आप बताना। मैं ये कहना चाह रहा था मैम, एक तो कोरोना महामारी ने लोगों का रोजगार छीना हुआ है, इसी में थोड़ा सरकार को भी सपोर्ट करना चाहिए इनकम को लेकर के, क्योंकि राजस्थान सरकार में थोड़ा सा ये है, बिजली के बिल भी महंगे हो चुके हैं, तो इनकम कहीं ना कहीं सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, मेरा इतना ही था। तो इनकम को देखते हुए सरकार को भी विशेषकर ध्यान देना चाहिए कि जिनकी इनकम अभी 2000-4000 रुपए है और सरकार बिजली के बिल के माध्यम से
8,000 या 10,000 का बिल दे रही है, तो उस चीज पे भी थोड़ा सा होना भी चाहिए। ठीक है, जैसे कि वही चर्चा हुई, सभी स्टेक होल्डर्स साथ में आके, गवर्नमेंट हो, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हो, कम्युनिटी हो, सभी को साथ में आके हमें ये सिचुएशन से निकलना है, और इसमें सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। सभी पैनल, बिल्कुल बराबर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैडम। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद ये अरेंज करने के लिए, डिस्कशन अरेंज करने के लिए, लगातार बातचीत करने के लिए। तो थैंक यू इंदिरा जी, आपको, शौर्य काफी दिनों से कनेक्ट कर रहे थे, तो थैंक यू ऑल। थैंक यू टीम को थैंक यू, सबको धन्यवाद बहुत बहुत, और इंदिरा मैम को भी, सबको एक साथ जोड़ करके और सभी की फीडबैक लिया। सभी को धन्यवाद। थैंक यू।